अगर आप ये कर लें, सुबह 8 बजे से पहले आप कुछ ना खाएं, शाम के 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं। अगर ये कर लेते हैं आप, अगर बोल रहा हूँ क्योंकि सब लोग करेंगे नहीं, लेकिन जो ये कर लेता हमने देखा है ऐसा, अगर आपने ठान लिया कि 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना, शाम के 6 बजे कुछ भी नहीं खाना, पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। कम खाने नहीं बोला मैंने, खाना बदलने में नहीं बोला मैंने सिर्फ एक टाइम ब्रैकेट दे दिया, 10 आवर्स ऑफ ईटिंग, 14 आवर्स ऑफ फास्टिंग। इतना पेट भर के खा लो कि 14 घंटे आप रह पाओ, रात को तो वैसे भी सोना होता है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो हमने देखा है अपने हॉस्पिटल में, वैसे भी हमने देखा है कि विद इन 7 डेज to 10 डेज आते आते कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, इंडाइजेशन की दिक्कत, ब्लोटिंग की दिक्कत, नींद ना आने की दिक्कत, ये पहले 7 से 10 दिन में गायब हो जाती है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन अगर आपने ये 2 हफ्ते से अधिक कर लिया, 15 दिन, तो आपके जॉइंट पेन वगैरह अब वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कहीं आपने 3 हफ्ता पार कर दिया ऐसा करते हुए, 3 हफ्ता 21 डेज, राइट, तो आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, जो दवाइयाँ हैं लेते हैं ना, वो कम होने लगेगा, दवाई छोड़ना मजबूरी हो जाएगी। लेकिन कहीं अगर आपने 4 हफ्ते, 1 महीना भी क्रॉस कर दिया यही करते हुए, एक रूल ओनली, तो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, ऐसा कि जो पेन आता है, हार्ट अटैक वाला पेन, राइट, तो वो कम होने लगता है। मोटापा 5% हर महीने कम होने लगता है जब तक कि नॉर्मल BMI ना आ जाए। तो यह है टाइम एज मेडिसिन। सिर्फ एक बदलाव, चाहे बीमारी कुछ भी हो, एक बदलाव। अच्छा, इस बदलाव से इतना फर्क कैसे पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी। याद रखिए, जितनी सारी बीमारियां होती हैं वो तभी होती है जब हमारे बॉडी का सर्केडियन क्लॉक बिगड़ जाता है। सर्केडियन क्लॉक क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ 1 मिनट में, आगे बढ़ेंगे फिर। हमारे दिनचर्या एक होती है, टाइमिंग होती है। आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, जो ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस जाने का टाइम है, ऑफिस से आने का टाइम है, स्कूल का बच्चा स्कूल जाने का टाइम है, आने का टाइम, हर चीज टाइम के हिसाब से निर्धारित होती है। जैसे यहाँ भी 6 बजे का टाइम था, लेकिन अगर आपके घड़ी में 6 की जगह वो 4 ही बज रहे हो, आपकी घड़ी का टाइम क्लॉक खराब हो, तो जब तक आप पहुंचेंगे घड़ी के टाइम के हिसाब से, तब तक यहाँ क्या मिलेगा, खत्म हो चुका होगा। क्योंकि आपका जो घड़ी है उसका सर्केडियन क्लॉक 2 घंटे आगे चल रहा है ना। तो हर जगह आप 2 घंटे लेट पहुंचेंगे, रेलवे स्टेशन में 2 घंटे लेट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट भी 2 घंटे लेट पहुंचेंगे, तो हर जगह पहुंच तो रहे, लेकिन हर जगह आप मिस कर रहे हैं। तो बॉडी में भी जितने ऑर्गन है उनके आपस के ताने बाने के लिए एक टाइम क्लॉक है। हार्ट का टाइम क्लॉक क्या है, एक उदाहरण देता हूँ। हार्ट का टाइम क्लॉक के लिए एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। कल सुबह 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, एक्सपेरिमेंट। ब्लड प्रेशर आपका कहीं होगा 10 बजे, आपका सबका ब्लड प्रेशर सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, से 140/90। रात को 10 बजे दोबारा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, आप देखेंगे कि वो हमेशा नीचे होगा बाई 10 to 20%, से 120/80, नीचे, एक जैसा नहीं, नीचे, रोज के रोज। यानी कि ये आपका हार्ट का टाइम क्लॉक है। आपके हार्ट को पता है 10 बज गए, ब्लड प्रेशर बढ़ा दो। अच्छा, रात के 10 बजे ब्लड प्रेशर घटा दो। हर दिन कर रहा है, इसीलिए आपको हर रात नींद आती है। जिस रात नींद नहीं आएगी उस रात आप चेक कीजिएगा ये उल्टा हुआ होगा, यानी कि उस रात आपके हार्ट का जो घड़ी है वो काम करना भूल गई। तो इसे कहते हैं टाइम क्लॉक। किडनी की बात कर लीजिए, 2 बोतल ले लीजिए, 1-1 लीटर वाले, और एक बोतल में डे बोतल लिख दीजिए, एक में मिडनाइट बोतल लिख दीजिए। एक दिन के लिए, दिन भर में जब भी पेशाब आए उस बोतल नंबर डे में पेशाब इकट्ठे कीजिए। आधी रात को अगर पेशाब आएगा तो नाइट मिडनाइट बोतल में इकट्ठे कीजिए। अगले दिन आप कंपेयर करेंगे 24 घंटे का, तो डे बोतल में जो पेशाब इकट्ठा होगा वो 3 गुना होगा नाइट बोतल से। ये सर्केडियन क्लॉक द किडनी। कुछ लोगों में ये उल्टा होगा, रात वाला जो है उसमें ज़्यादा यूरिन इकट्ठा होगा, यानी कि किडनी का घड़ी काम नहीं करती, ठीक से काम नहीं करती। तो मैं आपको उदाहरण ये दे रहा हूँ कि हमारे बॉडी का निर्धारित एक टाइमिंग है, वो टाइमिंग अगर मैं डिस्टर्ब कर दूँ तो ऑर्गन फेल हो जाएगा, उस टाइमिंग को रीसेट कर दूँ तो फेल्ड ऑर्गन ठीक हो जाएगा। रीसेट कैसे करना है? रीसेट करने का पहला नियम यह है कि जैसे ही आप ये डिसाइड कर लो 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाऊंगा, शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, तो बॉडी क्विकली 2-3 दिन में रीसेट करना शुरू कर देती है, इतनी तेजी से कि 7 दिन के अंदर आपको असर दिखेगा। नींद आने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन गायब हो गया, ब्लोटिंग गायब हो गई, 15 दिन में आपका जॉइंट पेन गायब होने लगा, 15 दिन के बाद 21 दिन आते आते आपका BP और शुगर नॉर्मल होने लगा, 1 महीना आते आते आपका वेट नॉर्मल होने लगा, एनर्जी बढ़ गई। तो क्या हो, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने अपने टाइमिंग को सेट किया, आपका बॉडी क्लॉक ठीक होने लगा, सारे ऑर्गन के, एक ऑर्गन के नहीं, और जैसे जैसे ऑर्गन ठीक हो रहा है वैसे वैसे वो वाली समस्या आपको कम होती जा रही है। टाइम एज मेडिसिन, यानी कि आप जितना मैंने बताया इससे ही डॉक्टर बन सकते हैं।
बड़े से बड़ा धुरंधर बीमार पेशेंट हो, आपके पास आएगा ये रिपोर्ट लेके, आप बोलेंगे हाँ दिखाओ अपनी रिपोर्ट, उसकी तसल्ली के लिए बहुत बुरा रिपोर्ट, अरे कब की रिपोर्ट है, अरे बाप रे हीमोग्लोबिन तो कम हो गया, ये ताप हो गया, सारा कुछ सुना। वो बोलेगा डॉक्टर साहब क्या करना है, आप बोलना कि ऐसा करना कि सुबह 8 बजे पहले कुछ मत खाना, शाम के 6 बजे के बाद कुछ खाना। 1 महीने बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा, दौड़ता हुआ आएगा, बोलेगा अब मैं ठीक। तो डॉक्टर बनना कितना आसान है, कितना आसान है। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि टाइम एज मेडिसिन। लेकिन किसी को अगर 1 महीने में नहीं 2-4 दिन में ठीक होना हो तो अगला है फूड एज मेडिसिन, जो हम टाइम के साथ जोड़ देते हैं। टाइम के साथ हम जोड़ते हैं फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोगों ने DIP डाइट सुना आज से पहले? काफी लोगों ने सुना द DIP डाइट। जब DIP डाइट भी हम जोड़ देते हैं, DIP डाइट आगे एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर बाद, तो मैंने देखा है कि 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर ज्यादातर लोगों का इंसुलिन छूट जाता है। छोड़ना पड़ता है, नहीं छोड़ेंगे तो ब्लड शुगर 0 पे आ जाएगा और ब्लड शुगर नॉर्मल आ गया, वो हैरान हो जाते हैं। टाइम एज मेडिसिन DIP डाइट जोड़ दिया, जो 20 साल से दवाई ले रहा था, 10 साल से इंसुलिन ले रहा था, 2 दिन के अंदर उसका बॉडी ने ऐसा रिवर्ट किया कि उसकी इंसुलिन छूट गई, ब्लड शुगर नॉर्मल पे आ गई, इंसुलिन वही फेंक के आ गया हमारे हॉस्पिटल में, जरूरत ही नहीं पड़ी। आप में से भी होंगे कुछ, आपको पता ही होगा ये बात। और तीसरे दिन तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल में आ गया, ब्लड प्रेशर की दवाई छूट गई विद इन द 3rd डे, 3 डेज के अंदर। लेकिन DIP डाइट 3 दिन के लिए तो करना नहीं, आगे भी करना है, राइट। आगे अगर 1 महीने तक करेंगे तो एंजाइना पेन है वो गायब होने लगता है। ओबेसिटी जो है 10% वेट रिड्यूस होता है। अगर 100 kg का आदमी 90 kg का रह जाएगा, फिर अगले महीने 5% और रिड्यूस होगा तेजी से। अगर आपने 2 महीने तक किया तो थायराइड की दवाई छोड़नी मजबूरी हो जाएगी, थायराइड आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपने 3 महीने किया तो चश्मे आप में से जितने लोगों ने पहना, चश्मों का साइज या तो कम करना पड़ेगा या चश्मा छोड़ना पड़ेगा, ग्लूकोमा कैटरैक्ट ये सब 3 महीना। टाइम एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन, राइट। लेकिन अगर आपने 6 महीने तक किया तो कैंसर डायग्नोसिस के हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से जो कैंसर है वो ठीक हो जाता है। अस्थमा के पेशेंट का जो इनहेलर है वो छूट जाता है, आर्थराइटिस के बॉडी पेन सारे गायब हो जाते हैं, टोटली फ्री, राइट। 8 महीने तक करेंगे तो किडनी फेलियर, लिवर डिजीज, जो हमारे हिसाब से जो मैंने डायग्नोस्टिक बताया पैरामीटर सूजन वगैरह वो गायब हो जाता है। तो मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ कि सिर्फ 2 दवाई टाइम एज मेडिसिन एंड DIP डाइट फूड एज मेडिसिन से आपको बड़ी ही तेजी से रिजल्ट दिखेगा। आप सबने हाथ रेस किया तो आपको पता भी है कि रिजल्ट दिखता है, एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार लोग हैं, उन्हें क्या डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ का मतलब है हाई ब्लड शुगर। ये कोई बीमारी नहीं है, मेडिकल साइंस में इसको बीमारी नहीं बोलते, इसको मेडिकल कंडीशन बोलते हैं। मेडिकल कंडीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पल भर में ठीक हो सकता है। आप जैसे मेरे बॉडी में भी 5 लीटर खून है राइट नाउ इन माई बॉडी। अगर मुझे 1 लीटर का बोतल मिलेगा तो कितने बोतल चाहिए मुझे भरने के लिए? 5 चाहिए। 5 बोतल में इमेजिन कीजिए मेरा सारा खून भरा हुआ है। 1 लीटर का एक बोतल लिया, उसमें से ग्लूकोमीटर से एक बूंद ब्लड निकाला, ग्लूकोमीटर में डाला और रीडिंग आया 100 mg पर डेसीलीटर। इसका मतलब ये है कि मेरे 1 लीटर के बोतल में 1 ग्राम शुगर है। अगर छानेंगे तो 1 ग्राम शुगर मिल जाएगा। अच्छा, रीडिंग अगर 200 आया तो कितना है शुगर है मेरे 1 लीटर बोतल में? कितना? 2 ग्राम। लेकिन मेरे बॉडी में तो 5 लीटर खून है, तो टोटल शुगर मेरे बॉडी में कितना होगा? ब्लड में कितना होगा? अगर 200 रीडिंग आती है तो 10 ग्राम। 10 ग्राम कितना होता है? 10 ग्राम 2 चम्मच होता है। अगर 300 रीडिंग आती है तो कितने ग्राम होगा? कितने चम्मच चीनी होगा? कितना? 3 चम्मच। लेकिन 300 तो हाई ब्लड शुगर है, यानी कि मेरे बॉडी में जो 300 जिनका ब्लड शुगर है रीडिंग, इसका मतलब उनके बॉडी में सिर्फ 1 चम्मच शुगर तो फालतू है। दिस इज डायबिटीज। डायबिटीज का मतलब आपके ब्लड में जितना शुगर होना चाहिए उससे 1 चम्मच फालतू। अगर 300 रीडिंग आ रही है तो 1 चम्मच को अगर आपके ब्लड से मैं निकाल के फेंक दूं तो डायबिटीज गायब। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम एज मेडिसिन। 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाया, याद रखिए। 6 बजे से पहले जो खाते हैं बॉडी उसको यूज कर लेती है उस शुगर को। 6 बजे के बाद जो खाएंगे बॉडी बोलेगी भाई इसको ब्लड में ही रहने दो,
वही वाला शुगर है जो ब्लड में रहता है, वही ब्लड शुगर बनाता है, वही ब्लड प्रेशर बनाता है, वही कोलेस्ट्रॉल बनाता है, राइट। लेकिन आपने 6 बजे के बाद खाना ही नहीं है, तो जितना शुगर ब्लड में है भी वो बॉडी यूज कर लेगी। और ऊपर से अब जो खाना खा रहे हैं DIP डाइट, उसमें नेचुरल शुगर है, फ्रुक्टोज, राइट। ऐसा शुगर जो ब्लड में नहीं ठहरेगा, लीवर में छुप जाएगा या फिर स्टूल से पास हो जाएगा या ब्लड में जाएगा तो ड्रॉप बाई ड्रॉप जाएगा डिसिप्लिन तरीके से। तभी इसे बोलते हैं डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल डाइट। डिसिप्लिन तरीके से जाएगा तो आपके ब्लड के शुगर को अनयूजुअली बढ़ने देगा ही नहीं। इसीलिए हमारे जो पेशेंट होते हैं या आप में से जो लोग DIP डाइट फॉलो करते हैं, खूब सारा मीठा फल खाने के बाद भी उनका ब्लड शुगर नॉर्मली रहता है, चाहे पहले ज़्यादा रहता हो। तो खैर आगे बढ़ते हैं। क्रॉनिक डिजीज में क्या करना है। किडनी पेशेंट ऐसे हैं, कैंसर पेशेंट हैं जिनके पैरों में सूजन आ गई, यूरिन आउटपुट नील हो गया, डायलिसिस में चला गया पेशेंट। होता है ऐसा कि डायलिसिस में चला गया, हर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना पड़ रहा है। तो डायलिसिस का मतलब क्या है। डायलिसिस का मतलब बड़ा सिंपल है कि आपके बॉडी पेशाब तो आ नहीं रहा, तो बॉडी में फ्लूइड जमा हो रहा है, और वो फ्लूइड जमा हो रहा है तो क्रेटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, सब बॉडी में ही जमा हो रहा है। एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा पोटेशियम जो बॉडी को नहीं चाहिए वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है। लेकिन अब पेशाब तो बन ही नहीं रहा, किडनी काम ही नहीं कर रही, तो बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। तो डायलिसिस मशीन क्या करता है कि खून से जो चीज़ पेशाब से निकलना चाहिए था वो खून से मशीन फिल्टर करके निकाल देती है। दैट इज डायलिसिस मशीन, राइट। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू विद दोज पेशेंट्स, कि यही हुआ ना कि जो चीज़ पेशाब के थ्रू नहीं हो पा रहा है वो अगर मैं स्विच ऑन कर दूं तो किडनी पेशेंट ठीक हो गया। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं आगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, या आपके यहाँ भी एक्सपेरिमेंट कुछ समय किया आपने सक्सेसफुली, गर्म पानी के टब में उनको बिठा दिया। जब आप देखिए ये असली किडनी के पेशेंट हैं, हमारे हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ के, वहीं का शूट है ये। और ये वो पेशेंट हैं जो डायलिसिस पे जाया करते थे। अब डायलिसिस से बचने के लिए जैसे ही पानी में बिठाया, आप ध्यान से देखिए इसको, आधा बॉडी का पार्ट ऊपर है। अभी आपके बॉडी में कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपके सिर पे, मेरे सिर पे। लेकिन जितना पार्ट पानी के अंदर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ द वाटर, ज़्यादा है ना। वो जो प्रेशर डिफरेंस आया उससे आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, यानी कि आपकी दिल की धड़कन बढ़ेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। लेकिन साथ में ये पानी की जो टेम्परेचर है वो गर्म पानी है, ठंडा पानी नहीं है, गर्म पानी है 40 डिग्री। जब 40 डिग्री टेम्परेचर होगा तो स्किन जो है, स्किन के पोर्स खुलेंगे एंड स्किन बिकम्स द थर्ड किडनी। जो चीज़ पेशाब से पास नहीं हो पा रही है वो चीज़ अब स्किन से पास हो जाती है, स्किन के रास्ते चली जाती है। जब पेशेंट 2 घंटे ऐसे बैठते हैं जैसे आपने देखा, तो होता क्या है, जब उनको ऐसे बिठाया तो स्किन के रास्ते यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, शुगर, जो चीज़ फालतू है जो पेशाब के रास्ते निकलना चाहिए था वो स्किन के रास्ते निकले। तो उसको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो डायलिसिस अभी भी कर रहा है, पानी में बैठना ही डायलिसिस है। लेकिन ये डायलिसिस क्या है, सिर्फ 2-3 महीने करना, पानी में बैठना, उसके बाद पूरा ठीक हो गया। लेकिन अगर डॉक्टर वाला डायलिसिस करेंगे तो क्या होगा, हर बार वो बढ़ेगा बीमारी।